ये एक ट्रेंड गज़वाए फ्रांस है। यहाँ पे तुर्की बैठा है गज़वाए फ्रांस को ऑर्गेनाइज़ गज़वाए यूरोप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, वहाँ पे पाकिस्तान बैठा है गज़वाए हिंद के लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी आपसे ये बात करने के लिए कि हमने अभी हाल-फिलहाल में फ्रांस में जो होते हुए देखा, उसने बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ाई। फिर इस तरह की वीडियोज़ भी आए कि ये जो राइट्स थे, ये बेल्जियम में हुए। तो तरह-तरह की रिपोर्ट्स हैं, वीडियोज़ आप लगातार देख ही रहे हैं, चिंता बढ़ाने वाले हैं। ये मैं खुद फ्रांस में रही हूँ और मेरे साथ आरिफ अजाकिया साहब हैं। आप उन्हें अदिति त्यागी ऑफिशियल पर पहले भी देखते और सुनते आए हैं। आरिफ भाई, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस ब्रॉडकास्ट को जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार आदित्य जी, इट्स ऑलवेज़ ऑनर टू बी इन योर शो। बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार आरिफ भाई। और मैं जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी ये अपील करना चाहती हूँ कि आप अदिति त्यागी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और साथ ही इस चैनल को आप अपने सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स के माध्यम से भी शेयर करें। तो आरिफ भाई, सबसे पहला सवाल, आपने भी हमारी तरह यूरोप में काफ़ी टाइम बिताया। ख़ैर मुझे तो भारत वापस आना पड़ा पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से। लेकिन आपने इतना वक़्त बिताया है फ्रांस में जो हुआ, क्या उससे आप चौंके? क्या उसके बाद आपको ये लगा कि डिड इट कम एज़ अ सरप्राइज़ और एज़ अ शॉक फॉर यू? अदिति जी, सवाल का जवाब देने से पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अदिति जी बड़ी मेहनत से ये चैनल चलाती हैं, बड़ी उनकी रिसर्च होती है, काफ़ी इधर-उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने एक प्रोग्राम रखती हैं। तो ज़रूर आप इस चैनल को प्रमोट करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेहनत से तैयार किए हुए प्रोग्राम अदिति जी के पहुँचे। हैविंग सेड दैट अदिति जी, मैं 1990 में बेल्जियम में आया रहने के लिए और फिर बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड मुख्तलिफ जगहों पे मैं रहा और ये ज़्यादातर बेनेलक्स और फ्रांस एक ही किस्म की कल्चर है, इलाका है। आप तो रही हैं, आपको पता है। मैंने 96 में फ्रेंच नेशनैलिटी अडॉप्ट की थी और मैं 91 से 1 साल मैंने बेल्जियम की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में काम किया, जहाँ पे रेफ्यूजीज़ आते थे ना, तो उनके ट्रांसलेटर के तौर पे मैं काम करता था क्योंकि मैं मल्टीलिंगुअल हूँ और मुझे काफ़ी अरबिक ज़बान, इंग्लिश ज़बान, उर्दू ज़बान, फिर पंजाबी, गुजराती इस तरह। तो इस वजह से मुझे ट्रांसलेटर की जॉब मिली। तो हमारी एक Est-ce que वीकली vous parlez la français? जी, जी। Est-ce que vous parlez la français? हाँ, फ्रेंच हाँ। भी सीख लिया। तो वहाँ पे हमारी एक वीकली मीटिंग होती थी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में, जिसमें वो सारे ज्यूरिस्ट जो कि इंटरव्यू लेते थे रेफ्यूजीज़ के, वो भी बैठते थे। तो वहाँ पे हमारी मीटिंग होती थी, तो मैंने, हालाँकि मुझे अभी 1 साल हुआ था यूरोप आए हुए। मैंने वहाँ पे उनको ये कहा था कि आप लोग एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे रहे हैं। इसलिए कि आपके देश में स्टेट विद इन स्टेट बनती जा रही है। और यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आप रेफ्यूजीज़ को, इमिग्रेंट्स को दावत देते हैं, बिठाते हैं, पैसा देते हैं, सेटल करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपको कम से कम ये तो देखना चाहिए कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश कर रहे हैं, किस तरह उनको, आप ये देख नहीं रहे। आपका फ़र्ज़ सिर्फ़ इतना है कि बच्चा स्कूल जाए बस। लेकिन स्कूल से आने के बाद 1 डेढ़ बजे वो क्या करता है, उसको घर में क्या तरबियत मिलती है, वो मदरसे में जाता है या मस्जिद में कुरान पढ़ने जाता है, वहाँ पे क्या सिखाया जाता है। मैंने उस वक़्त कहा था उनसे कि वो सिखाते हैं कि आप मुसलमान हैं, आप करेक्ट हैं, बाकी सब गलत हैं और काफ़िर हैं। और ये और वो, तो मैंने कहा कि आप अपने देश में एक अलग कौम को ग्रो अप कर रहे हैं। आज से 1 नहीं, 2 नहीं, तीसरी जनरेशन के बाद तो आपको सिविल वॉर फेस करनी पड़ेगी। तो आपका सवाल कि मैं चौंका था या मेरे लिए सरप्राइज़ था, तो आई वाज़ वेटिंग फॉर इट एंड इट इज़ स्टिल नॉट द सिविल वॉर। एक आएगी। देखिए, मैंने कल देखा मार्सेई में और पेरिस में, शाम्बेरी में, बोर्दो में आम आदमी अब डंडे लेके निकल गया है, गोरा। क्योंकि उनका कारोबार तबाह हो रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, इनकी चीज़ें तबाह हो रही हैं। तो लड़के, लड़कियाँ, बूढ़े, जवान सब डंडे लेके अपनी-अपनी जगहों की प्रोटेक्शन के लिए, दिस इज़ सिविल वॉर। लेकिन इट इज़ अ लिमिटेड सिविल वॉर। लेकिन जिस हिसाब से अपीसमेंट चल रही है ना,
ये खतरनाक है यूरोप के लिए, सबके लिए। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्कैंडिनेविया ये सब खतरे में हैं। आप मुझे बताएँ ये चीज़ें ईस्ट यूरोप में क्यों नहीं होती? इसलिए कि उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट फैसला नहीं किए कि हम रेफ्यूजीज नहीं लेंगे, हम इमिग्रेंट्स, मुसलमान इमिग्रेंट नहीं लेंगे। ये लोग इमिग्रेंट्स लेते हैं, लेकिन यूक्रेन के लेंगे, यूरोपियन ईस्ट यूरोप से उस तरफ जैसे रशियन हम्म, आजाद रियासतें हैं उनको लेंगे। वो कह रहे हैं हम मुसलमान माइग्रेंट नहीं लेंगे। ये हम्म, एक अलग ही जहनियत की कौम है। तो अदिति जी आगे सवाल आएगा तो मैं उसमें मजीद बताऊंगा कि ये नई चीज नहीं है। खास तौर पे इंडियंस के लिए ये नई चीज नहीं है। अभी 3 दिन पहले बकरा ईद गुजरी है। बकरा हम्म, ईद हिंदू रीति के हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि हिंदू रीति में खून बहाना गुनाह है, पाप है। और यहाँ पे आपने देखा कि खून की नदियां बहाई जाती हैं, लेकिन किसी एक हिंदू ने पत्थर मारा, किसी एक हिंदू ने रुकावट डाली। लेकिन आप सिर्फ पिछला 1 साल देख ले तो राम जन्म उत्सव पे, हनुमान दिन पे, गणपति जो पूजा होती है, दिवाली, होली, सब पे पत्थरबाजियां हुई हैं। हिंदू को अपने देश में सेलिब्रेट नहीं करने दिया जाता, मुसलमानों के मजे से हो रहे हैं, पीसफुली, सब सड़कों पे नमाज हो रही है, सब कुछ। तो आपके लिए ये नई चीज नहीं है, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी है। हम फलस्तीन में देखते आए हैं, हम इंडिया में देखते आए हैं, और यूरोप में अभी तो इंग्लैंड बाकी है, अभी देखिएगा क्या होना है। आपने बहुत सारे अहम बिंदु उठाए, जैसे कि आपने ज़िक्र किया आरिफ भाई, मैंने मिस किया साल क्या 1996 का आपने ज़िक्र किया, जब आपको ये फ़ियर था कि ऐसा कुछ होगा, आपने प्रेडिक्ट किया था। 91, 91। 1991, तो आप बात कर रहे हैं 3 दशक से भी ज़्यादा पहले, यू कुड सी इट कमिंग। जी 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 जी, 91। 91, सोचिए ज़रा, मतलब मैं दर्शकों से कहना चाह रही हूँ 33 साल पहले सर ये एंटीसिपेट कर पा रहे थे, ये देख पा रहे थे कि यूरोप जो है वो किस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने यूरोप में काफ़ी वक़्त बिताया, मैंने भी यूरोप में काफ़ी वक़्त बिताया। फ्रांस ख़ास तौर पर एक ओपन सोसाइटी के तौर पर वहाँ देखा जाता है। इस समय आरिफ भाई वहाँ पर 2 एक तो आपने अपीज़मेंट की बात की, थोड़ा-सा आप उस पर बात करें पहले तो। फिर मैं आपसे ये जानूँगी और समझूँगी कि ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव चल रही है, उस पर मेरा आपसे अगला सवाल होगा। पहले जो अपीज़मेंट चल रहा है, ये किसकी तरफ से अपीज़मेंट, क्या ये सिर्फ़ पॉलिटिकल भर है? या फिर एक बाकायदा इकोसिस्टम है जो जो नैरेटिव ऑफ वॉर ऑफ नैरेटिव जो है, जिसका मैं बार-बार ज़िक्र कर रही हूँ, उसको पुश थ्रू कर रहा है? देखें अदिति जी, एक जमाना था कि कोल्ड वॉर थी। जब कोल्ड वॉर थी ना, तो दुनिया में राइट और लेफ्ट की पॉलिटिक्स होती थी। आज मैं समझता हूँ कि राइट लेफ्ट खत्म हो चुका है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी राइट है, डेमोक्रेटिक पार्टी लेफ्ट है, लेकिन हमने अमेरिका की पॉलिसी में कभी चेंज नहीं देखा। चाहे रिपब्लिकन आए, चाहे डेमोक्रेट आए, सेम पॉलिसी है। अब ये एक यूरोप में हम परसेप्शन देखते हैं कि ये जो माइग्रेंट अपीसमेंट है ये लेफ्ट के लोग करते हैं, जैसे ब्रिटिश लेबर पार्टी करती है लेफ्ट की। लेकिन आप देखें तो इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी राइट है, फ्रांस में भी हुँ, राइट विंग है, सब जगह राइट विंग पार्टियां हैं जो वेलकम कर रही हैं। आज वो बैनर्स की गूगल से तस्वीरें निकाल निकाल के लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें कि रेफ्यूजीज आर नॉट डेंजर, रेफ्यूजीज आर इन डेंजर, और ये वेलकम कर रहे हैं। हुँ, मुझे याद है जब सीरिया के रेफ्यूजीज आ रहे थे तो जर्मनी में लोग सड़कों पे खाने पीने का सामान लेके उनको वेलकम कर रहे थे, उनको वो दे रहे थे। आज ये एहसान फरामोश क्या कर रहे हैं? और रहा सवाल जो फ्रांस में हो रहा है ना, तो देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि रॉकेट लॉन्चर से हमले हो रहे हैं। बाकायदा पूरे पूरे लाइब्रेरियों को, सबको आग लगा रहे हैं। अदिति जी, आम आदमी के बस की बात नहीं है। ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं। अब ये कौन लोग हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 किस्म के मुसलमान माइग्रेंट्स हैं। एक आते हैं नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया, तुनीसिया, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट। ये 5 कंट्रीज हैं नॉर्थ अफ्रीका के, जो आधे घंटे की कश्ती के उस पे इटली पहुंच जाते हैं, स्पेन पहुंच जाते हैं। अब फ्रांस की ये कॉलोनीज रही हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, मोरक्कन, अल्जीरियन, नॉर्थ अफ्रीकन जो। ये कश्ती में बैठ के आधे घंटे का इतना बड़ा कोस्टल बॉर्डर है स्पेन का, कहीं ना कहीं उतर के वहां से सीधा फ्रांस पहुंचते हैं।
बीच में कहीं नहीं रुकते कि स्पेन की ज़बान ही इनको नहीं आती कि स्पेन में क्या करेंगे, सीधा फ्रांस। फिर इनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। एक तो ये रेफ्यूजीज़ हो गए। ये एक्चुअली टेररिज्म कम करते हैं, क्राइम ज़्यादा करते हैं। यहाँ की जेलों में, हम्म, फ्रांस की जेलों में इन लोगों की पॉपुलेशन अपने रेशो से 10 गुना ज़्यादा है। क्योंकि मैं जब 90 में आया बेल्जियम, तो फिर फ्रांस में भी रहा, तो मैंने ग्रास रूट पे रहा हूँ मैं, नीचे लेवल की हम्म, जॉब्स में, रेस्टोरेंट्स में, दुकानों में, तो मैं इन लोगों से हम्म, बहुत करीब था क्योंकि मुझे अरबिक भी आते थे, तो मैं इन लोगों से मेरी अच्छी दोस्तियां थी। ये मेजोरिटी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स पेडलिंग करना, 500-500 फ्रेंक की शराब, वो चरस बेचना, दूसरी चीजें हम्म, करना, किसी की चैन छीन लेना, किसी का पर्स छीन लेना, पेटी क्राइम्स करना, वैसे ही बदमाशी करना। और इनका फेवरेट काम है कहीं एक दो लड़कियां मिल जाएं, उसको घेर के चारों तरफ से, क्योंकि ब्रसल्स में जो ग्रैंड प्लेस है वहां पे हर त्योहार पे, क्रिसमस वगैरह पे फायरवर्क होता है, पूरा बेल्जियम जमा होता था। मेरी वहां पे दुकान थी, तो मैं देखता था कि न्यू ईयर नाइट पे ये पूरे के पूरे गैंग निकलते थे और जहां लड़कियां मिली उसका जो हाल करते थे। तो ये इनका एक है, लेकिन जो असल टेररिस्ट है ना, वो है सीरियन। वो क्या है कि जब सीरिया में जंग खत्म हुई, तो हम्म, आईएस नामी जो टेररिस्ट क्रिएट किए थे इस्लामिक स्टेट के, वो बेरोजगार हो गए। उनको सिर्फ मरना मारना आता था, सेक्सुअल स्लेव बनाने आते थे यजीदी लड़कियों के, और ये वो। इनको तुर्की ने बनाया था। आईएस तुर्की की मदद से बनाया था अमेरिका ने, लीबिया, इराक, सीरिया में काउंटर करने के लिए सद्दाम हुसैन को, कद्दाफी को, बशर अल असद को। अब वो बेरोजगार हो गए, तो तुर्की ने अपना इस तरफ यूरोप का बॉर्डर खोल दिया, धक्का दिया, जाओ भाई। तो ये पहुंचे जर्मनी, स्कैंडिनेविया, फ्रांस वगैरह। अब ये आए हम्म, तो दोनों अरब, नॉर्थ अफ्रीकन भी अरब, वो भी अरब, दोनों की जबान सेम। वो टेररिस्ट थे, ये क्रिमिनल थे। उन्होंने इनके साथ गठजोड़ किया। आज अच्छा, जो हम ट्रेंड सिविल वॉर देख रहे हैं ना फ्रांस में, ये एक खाली रायट्स नहीं है। रायट्स का कोई बेस नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक लड़का अल्जेरियन, 17 साल का, मर्सिडीज पोलैंड की नंबर प्लेट, वो चला रहा था, वो भी बस लेन में, और जब पुलिस ने रोका तो भागा। अब आप इतनी सी बात में देखें इस लड़के ने कितने जुर्म किए। 17 साल का लड़का गाड़ी नहीं चला सकता, बस लेन में चला रहा है, पुलिस को रोकने पे नहीं रुका, पुलिस ने गोली चला दी, वो मर गया। आपको ज्यादा अगर मसला है, आप अदालत में जाएं, फ्रांस की अदालत आजाद है। आप अदालत में जाएं, उस पुलिस वाले के ऊपर केस करें। ये क्या है जो आप वो कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, दुनिया का मूर्ख से मूर्ख इंसान कभी लाइब्रेरी नहीं जलाएगा भाई, एक किताब नहीं जलाएगा। इन्होंने लाइब्रेरी जला दी मार्सेई में। तो हम्म, ये एक ट्रेंड गजवाए फ्रांस है। यहाँ पे तुर्की बैठा है गजवाए फ्रांस को ऑर्गेनाइज, गजवाए यूरोप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वहां पे पाकिस्तान बैठा है गजवाए हिंद के लिए। ये मोडस ऑपरेंडी सेम है। लास्ट ईयर मुझे याद है कि यरूशलेम में मस्जिद अक्सा, जो इस्लाम की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसकी पिक्चर्स वायरल हुई थी, आपको गूगल पे मिल जाएंगी। उसके अंदर पत्थर के ढेर रखे हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि मस्जिद अक्सा में पत्थर के ढेर का क्या वास्ता? मस्जिद के लिए तो अल्लाह का हुक्म है कि सिवाय नमाज के आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रोफेट मोहम्मद से एक बार किसी ने पूछा कि मैं मस्जिद से कोई अपना पर्सनल ऐलान कर सकता हूँ, क्योंकि उस जमाने में अखबार, न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह नहीं थे, तो जो भी चीज होती थी मस्जिद से ऐलान होती थी, छोटा सा इलाका होता था, सबको आवाज चली जाती थी। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारी अगर कोई चीज गुम हो जाए ना, उसका भी ऐलान तुम मस्जिद से नहीं कर सकते। ये पत्थरबाजियां कर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं। यही चीज हमने देखा कि राम जन्म उत्सव जो था, उस पे मस्जिदों की छत से पत्थर फेंके गए हिंदू जो पूजा करने के लिए जा रहे थे। तो हम्म, हमारे इलाके से क्यों निकला? मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूं, मुझे शायद लोग फैसिस्ट कहें, गलत कहें, हम्म, भारत का 200 मिलियन मुसलमान इलीगल है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मुसलमानों ने इस भारत से एक आजाद मुसलमान देश मांगा था। ना सिंध में मूवमेंट चली थी, ना पंजाब में चली थी, ना बलूचिस्तान में, ना केपीके में। कहाँ चली थी? आज के भारत के इलाकों में, यूपी, सीपी। ये मुसलमान थे जिन्होंने एक आजाद देश की, और उस देश की डिमांड की थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान नामी कोई देश नहीं था।
आपने इस देश का बंटवारा करके अपने लिए अलग देश हासिल किया, तो आपको वहां जाना चाहिए, यहाँ नहीं रह सकते आप। ये अकॉर्डिंग टू ये जो पार्टीशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका भी यही वो था। बाद में नेहरू जी ने, लियाकत खान, अली खान ने मिलकर इसका तिया पांचा कर दिया। देखें, 1971 में जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज बंगालियों का जेनोसाइड कर रही थी, तो पंजाबी फौज को नहीं पता था कि बंगाली कहाँ रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कहाँ हैं, वो सब नहीं पता था कि मुक्ति बाहिनी के लोग कहाँ हैं। मुखबरियां कौन कर रहा था? वो बिहारी जो 47 में बांग्लादेश गए थे, ईस्ट पाकिस्तान गए थे, वो बंगालियों के खिलाफ पंजाबी आर्मी के पार्टनर थे। अल शम्स अल बदर, इनका दो दो टेररिस्ट ग्रुप थे, जेनोसाइड में शामिल थे। जब बांग्लादेश आजाद हुआ, बांग्लादेश ने क्या कहा कि इन बिहारियों को हम नेशनलिटी नहीं देंगे, क्योंकि ये एंटी बांग्लादेश रहे हैं। इनको रेड क्रॉस के कैंपों में रखा, आज 50 साल बाद भी वो रेड क्रॉस के कैंपों में रह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश कहता है ये इलीगल है, हमारे लिए नहीं है। पाकिस्तान के लिए लड़े थे, जाओ पाकिस्तान जाओ। तो ये इंडिया के मुसलमान भी, बहुत बुरा लगेगा लोगों को। अगर आप इंसान के बच्चे बन कर रहते हो ना, तो आपको हक है, आप दुनिया में कहीं भी रहो। लेकिन अगर आप आतंक के बल पे और अपनी आइडियोलॉजी इंपोज करने के लिए रहते हैं, दैट इज रॉन्ग। फ्रांस में अब जाके चीजें आज कंपैरेटिवली पिछले 4-5 दिन से बेहतर हैं, इसलिए कि एमेनुअल मैक्रोन ने 45,000 स्पेशल पुलिस फोर्स डाली है, 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अब चीजें बेटर हो रही हैं। अभी भी मैं कहता हूं कि और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कर्फ्यू लगाएं, शूट एट साइट का ऑर्डर दें। इसके बाद ये सब घरों में बैठ जाएंगे, फिर जाके इनको पकड़ें। और दूसरा ये कि चाहे इनके पास फ्रेंच नेशनलिटी है कि नहीं है, जो आतंक में इन्वॉल्व है, डिपोर्ट करें। मैंने जब फ्रेंच नेशनलिटी का वो एग्रीमेंट साइन किया था और मुझे सर्टिफिकेट मिला था 96 में, तो मैंने उसमें पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर आप फ्रांस के खिलाफ कोई काम करेंगे, आतंकवादियों की मदद करेंगे, आपकी नेशनलिटी हम छीन लेंगे। तो ये एक क्लॉज मौजूद है, आपको इनको वापस भेजना होगा। अगर आज आपने सख्त फैसले नहीं किए ना, तो कल एक बहुत बड़ी सिविल वार आपके सर पे है। आरिफ भाई, आपने बहुत सारे बिंदु उठाए हैं, मैं उस पे आऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पर अभी आपने गजवाए फ्रांस या गजवाए यूरोप का जिक्र किया। छोटे से एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ और जो वीडियो देखेंगे उनके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। पहला तो ये कि मुझे अभी तक याद है, मोरक्को था जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, और मैं उन दिनों पेरिस में रहती थी। पेरिस की सड़कों पर जो भीड़ मैंने देखी, जो नियमों की धज्जियां उड़ते हुए मैंने देखी, क्योंकि उससे पहले एक टीवी जर्नलिस्ट के तौर पर मैं ये स्टोरीज किया करती थी जब पेरिस जाती थी, कि देखिए जी इनको ट्रैफिक का कितना सेंस है, देखिए जी ये अपने रूल्स को लेके कितने स्ट्रिक्ट हैं, देखिए यूरोप कैसे जो कानून है उनको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जब मैं वहाँ रहने लगी तो मैंने देखा कि किस तरह से हॉन्किंग, वो मैं आपको वीडियो भेजूंगी, इट वॉज डेफनिंग, कि कान के पर्दे आपके फट जाए। लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि इनको रोके उस वक्त, और ये गाड़ियों में चढ़ चढ़ के इन्होंने शॉन्जलीजे, जो कि इतनी फेमस स्ट्रीट है, उसको एक तरीके से अपना बंधक बना दिया। और दूसरा, मुझे इन तस्वीरों को देख के थोड़ी सी हैरानी इस बात के लिए हुई कि ये वही फ्रांस है जिसने मस्जिदों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, और इनकी काफी तारीफ हुई थी इस बात के लिए। और ये वही फ्रांस है जहां पर अगर आप मेट्रो स्टेशन में गलत रास्ते से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको हेविली पेनलाइज करते हैं। मुझे याद है जब मैं वहां रहती थी तो ये करीब 35 यूरो का फाइन लगा दिया करते थे, और बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने इस नियम को लागू करने को लेकर। तो मैं ये सोच के हैरान थी कि फ्रेंच पुलिस को किस तरह से अपने इशारे पर नचा रहे थे, कितने हेल्पलेस वो दिख रहे थे जो हमने वीडियोस देखे आरिफ भाई। ये जो एक्सपीरियंस अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, इसमें आपको क्या लगता है, क्या है वो इम्पोर्टेंट बिंदु जो हमारे दर्शकों को समझ आना चाहिए, कि वो फ्रांस जिसने मस्जिदों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जो इलीगल थी उन पे तो बहुत स्ट्रिक्टली और हर रिकॉर्ड को मेंटेन किया पेरिस में जब अटैक्स हुए उसके बाद। और क्योंकि आरिफ भाई हम बात कर रहे हैं और वो लड़का गाड़ी चला रहा था, तो यहाँ तो अटैक्स हुए हैं। नीस का अटैक अगर याद हो आरिफ भाई आपको, तो इसी तरह से तो भीड़ में घुस गया था।
तो अगर पुलिस को आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर टेररिज्म को लेकर इतनी ज़्यादा चिंताएँ और कंसर्न्स रहते हैं और वो इतने वल्नरेबल हैं, अगर आप वहाँ नहीं रुकेंगे तो आप कहाँ रुकेंगे? देखिए अदिति जी, फ्रांस, पेरिस, सिटी ऑफ आर्ट्स, सिटी ऑफ परफ्यूम्स, सिटी ऑफ रोमांस, क्या हाल कर रोमांस। दिया है। देखें, आपको याद होगा, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है कि डैनियल पैटी नामी टीचर का सर तन जी। से जुदा कर दिया था, ठीक है? एक इल्लीगल काम था, यहाँ तो फिर पुलिस नाका तोड़ा था, 10 काम थे उसके, फिर इसको गोली मारी पुलिस ने। एक आम आदमी इल्लीगल काम करता है अल्लाह अकबर का नारा लगा के। क्या फ्रांस के लोगों ने राइट्स किए? क्या फ्रांस के लोगों ने लाइब्रेरियां जलाई? क्या फ्रांस के लोगों ने मुसलमानों के घरों पे और दुकानों पे हमले किए? तो ये फर्क है नैरेटिव्स का जो आपने कहा। दूसरी बात ये है कि आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो आपको पता है कि पेरिस में शांज़-एलिज़े कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे ब्रसेल्स में ग्रैंड प्लेस है, शांज़-एलिज़े पे वर्ल्ड कप जब भी फ्रांस जीता है, तो मिलियन 2 मिलियन आदमी जमा होता है। पूरा दूर-दूर तक इतनी बड़ी शांज़-एलिज़े इतनी चौड़ी है, दूर-दूर तक। कभी किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी नहीं होती, कभी किसी के साथ कोई फड्डा नहीं होता। लेकिन लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में मोरक्को को फ्रांस ने सेमीफाइनल में हराया। तो जब ये जमा हुए शांज़-एलिज़े में, तो इन लोगों ने हमला कर दिया, नॉर्थ अफ्रीकन ने। मैं ये कहता हूँ कि एक इंडिया सपोज़ इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने आता है। इंडिया अगर जीतता है तो इंडियन खुशियाँ मनाते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब सॉरी, इंडिया अगर जीतता है तो। लेकिन अगर इंडिया हार जाए और इंग्लैंड जीत जाए, तो कभी मैंने नहीं देखा कि इंडियनों ने जाके हमले किए हों। ये इंडियनों में और इन मुसलमानों में फ़र्क है। तो ये एक गलत चीज़ है, जिस मुल्क ने आपको इज़्ज़त से रहने का मकाम दिया। देखिए, मैं दुबई, सऊदी अरब में बहुत रहा हूँ, सऊदी अरब में तो मेरा बचपन गुज़रा है। आप मुझे ये बताएँ कि आज तक इन्होंने इस किस्म के रायट सऊदी अरब में क्यों नहीं किए? दुबई में क्यों नहीं किए? इसलिए कि वो पॉलिटिकली करेक्ट फैसला नहीं करते, वो अपने देश के लिए करेक्ट फैसले करते हैं। चॉप-चॉप स्क्वायर है, ठाक गर्दन उड़ा दी। किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि कुछ करे। आपको मैं बताऊँ कि हिस्ट्री में पहली बार परसों, बल्कि कल, 4 पाकिस्तानी मीना के मैदान में हज के दौरान गिरफ्तार हुए। सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की पीटीआई का झंडा लेके खड़े थे। खाली झंडा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं। बिकॉज़ सऊदी अरब कहती है कि आपको अपने देश की पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में नहीं करनी भाई। आपको इजाज़त ही नहीं है इसकी। अपने मुल्क में जाके करो। गिरफ्तार कर लिया, अब इनको जुर्माना होगा, सज़ा होगी साल 2 साल की, फिर डिपोर्ट होंगे। ऐसे फैसले करने होंगे आपको। मैं कहीं नहीं कह रहा कि आप यूरोप से सारे मुसलमानों को निकाल दें, इंडिया से सारे मुसलमानों को निकाल दें। आप इनकी, और रूट कॉज़ अगेन, बार-बार मैंने कहा है पिछले 4 सालों में, रूट कॉज़ अगेन, क्लोज़ मदरसाज़। मस्जिद को स्ट्रिक्टली फ़ॉरबिड करें कि सिवाय नमाज़ के यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। नमाज़ खत्म होती है ज़ोहर की, जी पाकिस्तान से आज तबलीगी जमात आई है। आपको बयान देगी, भाषण देगी, तबलीग करेगी, ठीक है? असर तक वो करेंगे। जी आज बांग्लादेश से तबलीगी जमात, व्हाट द हेल! आपको स्ट्रिक्टली मस्जिद को, नमाज़ खत्म हुई लॉक लगाओ। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे पेट्रोलिंग करती रहती हैं हर चीज़ की। मेरी दुकान थी बेल्जियम में, रात 10 बजे बंद करने का ऑर्डर था, सवा 10 बज जाते थे तो पुलिस वाले आ जाते थे। क्योंकि पेट्रोलिंग में देखते थे दुकान खुली है, पकड़ लिया कि हाँ भाई क्यों खुली है? सॉरी, मेरा माल आने वाला था इसलिए खुला है। आप मस्जिद की स्ट्रिक्टली स्क्रूटनी करें, नमाज के अलावा कोई काम नहीं होगा। मदरसे की गुंजाइश नहीं है। मैं 2003 से 2005 में आमियान नामी शहर है फ्रांस के नॉर्थ में, वहां रहता था। तो वहां पे फ्रांस में एक लॉ पास हुआ था कि स्कूलों और कॉलेजों में आप रिलीजियस साइंस नहीं पहन सकते, यानी क्रॉस नहीं पहन सकते, मुसलमान हिजाब नहीं पहन सकते। इवन सिखों को भी कहा था कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, ये सब। तो मैं लॉबिंग का बंदा हूँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो मैं एक बार यूरोपियन पार्लियामेंट गया, तो फ्रांस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उससे मेरी मीटिंग थी। तो मैंने उससे ऐसे ही सवाल किया, मैंने कहा इसका मकसद क्या है इस कानून का? तो उसने कहा हम एक कौम डेवलप करना चाहते हैं।
हम डिवाइडेड कौम डेवलप नहीं करना चाहते। स्कूल कॉलेज में धर्म के नाम पे डिवाइडेड क्यों हो स्टूडेंट? इसलिए हमने ये लॉ हुँ, पास किया। तो भाई साहब फिर मदरसा क्यों रखा हुआ है? हर गली में मदरसा। यहाँ पे इंग्लैंड में आप शाम को निकले 4 बजे के करीब किसी बाजार में, हुँ। तो आपको बच्चे नजर आएंगे स्कूलों से वापस आके घर जाते हैं खाना खा के, अरबी जुब्बा पहना, टोपी पहना, लड़कियों ने 8-8 साल की लड़कियों ने हिजाब पहना है, बस्ता लेके मदरसे जा रहे हैं। स्कूल से क्या सीख के आते हैं, मदरसे में क्या सीखते हैं? सच ए कॉन्ट्राडिक्टरी एजुकेशन। आप कौम को डिवाइड कर रहे हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए गुरुकुल नहीं है ना भाई, तो बाकियों के लिए क्यों मिशन स्कूल्स और मदरसे रखें? बंद करें। एक एजुकेशन दें, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम सबके लिए। इसके अलावा आपने अपना धर्म सिखाना है, घरों में सिखाओ। हिंदू जितना भी अपना धर्म सीखता है, घरों में सीखता है, अपने अपने माँ बाप से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है। मुसलमानों को भी यही करवाने दो। आप इनकी अलग दुकान को आप बढ़ा रहे हो। यूरोपियन गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैंने 91 में उन मीटिंगों में कहता था, तो मुझे एक ज्यूरिस्ट था फ्लेमिश एरिया से था, गेंट नामी शहर से। तो वो कहता है मुझे, कहता है दिस इज़ फैशिज़्म। अब आप पॉलिटिकली करेक्ट फैसले करने जाओगे ना, तो फिर आप अपने मुल्क का सत्यानाश करोगे। अभी आपने जो बात उठाई एक्चुअली वो मेरा सवाल था, जो मैंने आपसे कहा वॉर ऑफ नैरेटिव्स। पर आपने इंडिया का भी ज़िक्र किया, आपने कहा कि मदरसे बंद कर दो। इंडिया में तो जैसे ही मदरसों का नाम भर आ जाता है, तो बड़े सारे नेता आ जाते हैं। वो मैं तो यहाँ तो अभी यूसीसी पे भी डिबेट हो रही है। तो वो आते ही कहते हैं, अरे मेरे राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड हैं, मुझे आर्टिकल 25 से 29 तक जो मेरी रीति रिवाज हैं उनको प्रोटेक्ट किया है, इंश्राइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जैसे ही यूसीसी पर ही बात होने लगी तो ये कहा गया, अरे तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा शरीयत है, शरिया लॉ है, उसे खत्म करना चाहते हैं। एक पूरा नैरेटिव, और इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम है जो ये दिखाने की कोशिश करता है कि इंडिया में मुस्लिम्स आर अंडर अटैक, माइनॉरिटीज नहीं, मुस्लिम्स आर अंडर अटैक। देखिए आदित्य जी, ये जो क्लैश ऑफ नैरेटिव है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको, जैसे मैंने अभी बताया, और मैं मजीद आपको कुछ चीजें बताता हूँ। बनाना रिपब्लिक्स होती है ना, जो जो एक टर्म है, उसमें भांत भांत के कानून होते हैं। जो एक ट्रू डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोसाइटी होती है ना, उसमें एक कानून होता है। यहाँ पे कोई शरिया कानून नहीं है, यहाँ पे कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, तो इंडिया में क्यों है? भाई कैसे आप देश को तरक्की दोगे जब आपके पास यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं है? और अगर मुसलमान कहता है कि हमारे अलग पर्सनल लॉ है, मुस्लिम मुस्लिम हाँ। शरिया है, तो फिर पूरी शरिया डालो। फिर चोर की सजा हाथ काटना है। इस्लामिक शरिया में चोर की सजा हाथ काटना है। आप हाथ काटना शुरू करें, आधे मुसलमान टुंटे हो जाएंगे। तो भाई साहब, अपने मर्जी के लो आप, सिर्फ जिसमें वीमेन एक्सप्लॉइट होती हैं, ट्रिपल तलाक, हलाला, फलान ढुमकान, औरतों को राइट्स आधे हैं, विरासत में, ये सब चीजें आप एक्सप्लॉइटेटिव रूल अपने लगा के बैठे हुए हैं। दुनिया में इसकी कोई इजाजत नहीं है कहीं, सेक्युलर देश में। दूसरा, अभी मदरसे की जो बात निकली ना, देखें अदिति जी, आप आज इंडिया में मदरसा बैन करें, तो आपको पता है कौन इस पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करेगा? अवैसी, राणा अय्यूब, अरफा खानम शेरवानी। आप मुझे ये बताएं कि भारत की सरकार सिर्फ एक बार इनको बुला के पूछे कि तुम्हारे घर के कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब मुसलमानों को नीचे रखना चाहते हैं। अवैसी का बच्चा, अकबरुद्दीन अवैसी का बेटा, अभी 2 साल पहले कैलिफोर्निया से एमबीबीएस करके आया है। ये असदुद्दीन अवैसी का शायद दामाद अमेरिका से पढ़ के आया है। राणा अयूब की अभी आजकल एक पिक्चर वायरल हुई है, हाथ में गिलास में पता नहीं क्या पकड़ा हुआ है, सिगरेट, जो कि अगर आप इनलार्ज करके देखें तो वो जॉइंट लगता है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, एक अंदाजा है। लेकिन ये, और फिर मोबाइल उठा के आई सपोर्ट हिजाब। यू ऑलवेज सपोर्ट व्हाट यू बिलीव इन। अगर तुम अपने लिए वो चीज अडॉप्ट नहीं करते, तो दूसरों के लिए कैसे तुम उसको
इम्पोज करते हो। यही आरफा नहीं, खानम लेकिन आसिफ भाई शेरवानी। उसको तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं ना। मैं वो कहती है कि भाई हम नहीं पहनना चाहते, हम नहीं पहनते, कोई और पहनना चाहता है वो पहने। उस लाइन का आप क्या जवाब देंगे? अदिति जी, आप जर्नलिस्ट हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ एक टॉपिक पे बात करती हैं। आप मुझे राणा अयूब की टाइमलाइन उठा के देख लें, सिवाय एंटी हिंदू हिंदू फोबिक जर्नलिज्म के इसका क्या काम है? इसने आज तक, अच्छा मुसलमान गलत काम करता ही नहीं है क्या? तो एक जर्नलिस्ट का फर्ज है कि जहां हिंदुओं के खिलाफ बात करे, वहां मुसलमान अगर कन्हैया लाल अगर गलत काम कर रहा है, पहले चलो सपोज आपने कहा नुपुर शर्मा ने गलत किया, आपने उसके कंडेम में आपने पूरी ट्विटर भर दी, अपनी पूरे वॉशिंगटन पोस्ट भर दिए। अब उसके अगेंस्ट में एक इंसान का कत्ल होता है, उसने सिर्फ नुपुर शर्मा की पोस्ट को फेसबुक पे शेयर किया था, आप उसका कत्ल कर रहे हैं। क्या अरफा खानम या राना अयूब ने एक लफ्ज बोला? तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या जर्नलिज्म थोड़ी है, ये तो हेट स्पीच है। ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में हेट स्पीच कर रहे हैं। हेट स्पीच है ना, वो एक बहुत ही घिनौना जुर्म है। इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके देखें। दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, अभी एलन मस्क को पूछा किसी ने, जब मोदी जी अमेरिका गए, कि आपकी ट्विटर के ऊपर इंडियन सरकार अक्सर पाबंदियां लगाती है, प्रेशर डालती है, तो उसने कहा दुनिया का हर मुल्क में होता है, हर मुल्क के अपने कानून होते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नेवर अबव नेशनल इंटीग्रेशन। नाउ इशू ये है कि अमेरिका में एक आदमी था जूलियन असेंज, इसने या विकीलीक्स बनाई थी। उसने विकीलीक्स में कोई झूठ नहीं बोला था, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के लीक किए थे। आज वो कितने साल से एक एम्बेसी में छुपा हुआ बैठा है, उसके विकीलीक्स बंद कर दिए सब कुछ। कहाँ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच भाई अमेरिका साहब? आप जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रचार कर रहे हो मोदी जी के इंडिया में, आपके मुल्क में कहाँ गई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच? इंग्लैंड में अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले किंग चार्ल्स की कोरोनेशन थी, तो जब वो हाँ, बग्घी में बैठ के आ रहा था ना विंडसर से अपने बकिंगम पैलेस, तो रास्ते में कुछ लोग खाली बोर्ड पकड़ के खड़े थे कि वी आर अगेंस्ट मोनार्की, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो आप अपने देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नॉट अबव नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटरेस्ट, तो फिर ये दूसरे देशों में आप, तो भाई साहब भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ ज्यादा है। मैं समझता हूं कि भारत को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में फर्क को जानना होगा। अगर आप इस फर्क को नहीं मिटा सकते, मैं दावे से कहता हूं वापस, आप मुझे अरफा खानम शेरवानी, राना अयूब, जुबैर, शेला, ये सबा नकवी, इनकी टाइमलाइन को आप जाकर देख लें, सिर्फ आपको एक टॉपिक मिलेगा, हिंदुओं ने ये किया, हिंदू ये कर रहे हैं, मुसलमान ऐसी ईद आई है, मुसलमान आर लिविंग इन हेल, ये वो, एक ही टॉपिक है। तो ये जर्नलिज्म नहीं है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं कि आप मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करती हैं ना। आप मुझे ये बताएं कि फ्रांस में मुसलमानों ने आग लगा दी, उसी फ्रांस में वेकेशन मनाने ये आती हैं दोनों, अरफा और राना, एक लफ्ज बोला है, एक लफ्ज कंडेमनेशन का आया है कि मुसलमानों ने वहां पे आग लगा दी, मुसलमान लाइब्रेरी जला रहे हैं? क्योंकि ये एक एजेंडा फॉलो हो रहे हैं, इनको एक एजेंडा दिया है इंटरनेशनल इकोसिस्टम ने, उनको इसका पैसा मिलता है, उसी पे इनको बात करनी है। दे आर नॉट जर्नलिस्ट, दे आर आतंकवादी मेरी नजर में। आपने कहा कि आप जर्नलिस्ट हैं सर, मैं तो छोटी सी पत्रकार हूँ, पत्रकारिता करने की कोशिश करती हूँ, आइडियोलॉजी है नहीं अपनी, आइडियोलॉजी अपनी सिर्फ एक है, भारत सर्वोपरि। और शायद यही लगाव था कि पेरिस में अच्छी खासी नौकरी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वो सब छोड़ छाड़ के अपने माता पिता के लिए मैं इंडिया वापस आ गई। तो अपनी फिलॉसफी सिंपल है कि कॉमन सेंस वाला जर्नलिज्म करें, बाकी तो इकोसिस्टम से लोग बड़े और छोटे बनते हैं। मुझे यहाँ पे नाम लेने की और आपको तो कम से कम बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। तो आरिफ भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ, जो मैं आपसे वॉर ऑफ नैरेटिव्स कह रही थी, और ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपने बहुत डिटेल में बात की है, जो लोग एक एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये जो आगजनी कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, इनके लिए ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई ये तो इन्हें तो दबा के रखा जाता है, इनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, इनके साथ जाती होती है। तो ये सब होता है और अब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये अपने गुस्सा, इनका गुस्सा निकल रहा है। मैंने ऐसे भी आर्टिकल पढ़े कि पुलिस के साथ कैसे यूथ हमेशा फ्रांस में क्लैश में रही है।
हालाँकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई ज़ाति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई ज़ाति किसी हिंसा का जस्टिफ़िकेशन नहीं हो सकती। और मैं इसमें अक्सर कश्मीरी पंडितों की बात करती हूँ, जिन्हें रातों-रात घर छोड़ के जाना पड़ा था। अगर वो एक पैमाना होता, तो इंडिया में लाखों की संख्या में मानव बम घूमते फिर। देखें, ज्यादती इनके साथ नहीं हो रही, ज्यादती ये कर रहे हैं। इसकी मामूली मिसाल ये दूंगा कि मैं ये यूट्यूब वगैरह पे आने से पहले जब लंदन आया ना मैं 2012 में, तो शुरू शुरू के सालों में मैं ये यूट्यूब वगैरह पे नहीं था, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तो मैं 94 से यूनाइटेड नेशन जाता हूँ। तो कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज से मेरे ताल्लुक थे, तो एक पाकिस्तानी फैमिलीज के साथ मैं बैठा था, तो वो फखर से कह रहा था कि हमें ब्रिटिश सरकार महीने का 5,000 पाउंड खर्चा उठाती है हमारा, क्योंकि मेरे 6 बच्चे हैं, तो मुझे 6 बेडरूम का 7 बेडरूम का घर दिया है, उसका किराया 2,000 पाउंड है, और बाकी हमें जॉबलेस अलाउंस मिलता है। तो मैंने कहा आप तो ये कपड़े की सप्लाई का काम कर रहे हैं, ये सब कहता है ये ब्लैक में करता हूँ। ये मेजोरिटी मुसलमान करता है, ठीक है। मैं फ्रांस में जब आमिया शहर में गया ना बेल्जियम से 2003 में, तो शुरू में मेरे हुँ, पास हुँ। जॉब नहीं थी। अच्छा, मैं भी ग्रोसरी वो करता था, सप्लाई करता था छोटी छोटी दुकानों में। लंदन से आए, पूरा ट्रक भरा, और फिर सप्लाई करते थे दाल चावल आटा ये सब। तो शुरू में जॉबलेस था, तो मैं वहाँ पे जॉबलेस इदारे में गया फ्रांस में आमिया में। तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, तो उसने मुझे कहा कि तुम मुसलमानों का एक ही काम है क्या, आके भत्ता लेना शुरू कर दिया। ये रियल मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, तो ये ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती हो नहीं रही। यहाँ का मेजोरिटी मुसलमान है ना, वो मुफ्त हुँ, हुँ। बेरोजगारी अलाउंस लेता है, नंबर वन। नंबर टू ये कि एक तरफ तो ये जॉबलेस अलाउंस हुआ, दूसरा वो जॉबलेस अलाउंस बढ़ाने के लिए जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा अलाउंस, तो आबादी बढ़ाते रहते हैं, बैठ के एक ही काम है इनका, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि लड़कियों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेटिव है, मैं नहीं कह रहा सारे, लेकिन बहुत डिस्क्रिमिनेटिव है। मजबूरन सेकेंडरी तक ऑब्लिगेटरी एजुकेशन है, मजबूरन स्कूलों में भेजते हैं, हिजाब विजाब ये वो। जैसे ही सेकेंडरी खत्म हुई लड़की को जो उधर से हटा के पाकिस्तान जाके शादी कर दी किसी कजन से किसी उससे, बस ये फोर्स मैरिजेस होती हैं ये। तो मैं नहीं समझता कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। कंपैरिजन में आपके सामने रखूंगा कि इंग्लैंड में, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन इंग्लैंड में हिंदू है ना, वो अपनी आबादी से, जो यहाँ पे इनकी हुँ, हुँ। पॉपुलेशन है, 1.5-2 मिलियन जो भी है या 1 मिलियन है, इस पॉपुलेशन का 0.2% जॉबलेस अलाउंस लेता है। मुसलमान अपनी पॉपुलेशन का 25% जॉबलेस अलाउंस लेता है। यहाँ की जेलों में मुसलमान यहाँ की आबादी के हिसाब से 4% है या 5% है, टोटल इंग्लैंड की पॉपुलेशन में, यूके की पॉपुलेशन में, लेकिन जेलों में 25% मुसलमान है। हिंदू जेलों में 0.3% है, ये एग्जैक्ट फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल से चेक कर सकते हैं। 0 ये गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने लास्ट ईयर के एंड में ये फिगर्स निकाले थे, मेरे पास कहीं पड़े भी होंगे। अपनी पॉपुलेशन का 0.3%, मेरा ख्याल है कोई 500 या 400 ऐसे हैं हिंदू जो जेलों में हैं। मुसलमान 25 से 30 हजार जेलों में है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादती फिर कौन कर रहा है? ज्यादती ये लोग कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं एक बार हॉलैंड गया, मेरे एक रिश्तेदार आए थे उनसे मिलने के लिए, तो मेरे हुँ, हुँ। रिश्तेदार अपने किसी रिश्तेदार के पास ठहरे थे, कलाम भाई नाम था उनका, एम्स्टर्डम में। तो कलाम भाई मेरे रिश्तेदार और हम नीचे उतरे वॉक करने के लिए सेंट्रम एम्स्टर्डम के सेंटर में। तो हुँ, हुँ। हम मेट्रो में गए, तो उसने मेट्रो के बैरियर से छलांग मार के चला गया, और हमें कहता है छलांग मारो। मैं जब से बेल्जियम आया था 90 में, तब से मैंने एक चीज हमेशा मुझे सिखाई है मेरे गुरुओं ने, कि लॉ ऑफ लैंड को कभी वो नहीं। मैंने कहा कलाम भाई क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं जिंदगी में पहले 10 साल इन लोगों को बहुत पैसा दिया है, ये मेट्रो मेरे पैसे पे तो चलती है, अब मैं पागल हूँ जो पैसे दूं?
ये मेंटालिटी है इनकी। ये कहते हैं हम लें सिर्फ, दें नहीं। तो ज्यादती कौन कर रहा है और ज्यादती किसके साथ हो रही है, ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आरिफ भाई, इतने इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए। और मैंने बहुत एंजॉय किया और उम्मीद है जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी काफ़ी एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपके जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला है और दर्शकों को भी सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आरिफ भाई। धन्यवाद अदिति जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस ऑनर। थैंक यू।